हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल द टेक्सीलेंट्स में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 143(2) के नोटिस के बारे में, जो कि 143(3) की स्क्रूटनी से पहले दिया जाता है। तो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे इस सेक्शन के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा। और वीडियो को जहाँ तक पॉसिबल है आप वहाँ तक एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो यूट्यूब है उसको सजेस्ट करता है और लोगों को भी देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 143 का जो नोटिस होता है वो इशू करा जाता है विद द एम ऑफ इंश्योरिंग दैट द टैक्स पेयर्स हैज़ नॉट अंडरस्टेटेड एनी इनकम और शोन एक्सेसिव लॉस और हैज़ पेड लोअर टैक्स। मतलब कि जो भी आपने रिटर्न फाइल करी है उसमें अगर आपने कुछ इस तरह की चीज़ है कि इनकम नहीं दिखाई है, लॉस ज़्यादा दिखाया है, टैक्स कम पे करा है, तब ये जो नोटिस है वो सर्व कर जाता है। इस नोटिस को स्क्रूटनी नोटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है स्क्रूटनी असेसमेंट से पहले दिया जाता है। 143(3) की जो असेसमेंट होती है उससे पहले दिया जाता है, इसलिए इसको स्क्रूटनी नोटिस भी कहते हैं आम भाषा में। और ये अगर आपने ITR फाइल करी है तभी इशू करा जाता है। आगे पढ़ते हैं। व्हेन इज नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इशूड। ये नोटिस कब इशू करा जाता है? नोटिस अंडर 143(2) इज इशूड टू यू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हेन योर ITR इज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट। मतलब अगर आपकी ITR को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चूज़ करा है कि हम इसको असेस करेंगे, तब 143(2) का नोटिस दिया जाता है। In simple words, scrutiny assessment or detail assessment means a scrutiny is carried out to confirm the correctness and genuineness of various claims, deduction, etc. मतलब कि जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में एक्सपेंस दिखाए हैं, डिडक्शन क्लेम करी हैं, उनकी जेन्युइननेस को चेक करने के लिए ही 143(2) का नोटिस दिया जाता है और 143(3) में असेसमेंट करा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने कोई टैक्स ज़्यादा कम तो नहीं पे करा है, लॉस तो नहीं दिखाया है, एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं दिए हैं। तो ये सब चेक करने के लिए बेसिकली असेसमेंट करा जाता है, तो उसमें 143(2) का नोटिस दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी टाइम लिमिट क्या होती है 143(2) की। अ नोटिस अंडर 143(2) फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट कैन ओनली बी इशूड अप टू अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फर्निश्ड बाई यू। मतलब कि अगर आपने रिटर्न जो फाइल करी है, फॉर एग्जांपल जैसे नीचे मैंने दिया हुआ, शर्मा जी ने रिटर्न अपनी फाइल करी 25 जुलाई 2017 को, 16-17 फाइनेंशियल ईयर की। तो उस जिस साल में आपने रिटर्न फाइल करी है उस साल के एंड से 6 महीने, सपोज आपने जैसे भी 20-21 की रिटर्न हम भर रहे हैं, सॉरी 21-22 की रिटर्न हम भर रहे हैं, तो 21-22 की रिटर्न हमने सपोज 31 जुलाई 22 को फाइल करी, तो उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड यानी 31 मार्च 23 से 6 महीने आगे यानी 30 सितंबर 2023 तक हम 143(2) का नोटिस रिसीव कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या है कि 143(2) का नोटिस इशू करा जाएगा आपको विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। फिर स्टेप 2 क्या होता है, आप या फिर आपके जो CA साहब या वकील होते हैं जिनको आप पावर ऑफ अटॉर्नी से अपने असाइन करते हैं, वो असेसिंग ऑफिसर के सामने पेश होते हैं और जो भी नोटिस में दिया जाता है उसको वो वहाँ पे आर्गूमेंट करते हैं और अपने एविडेंस पेश करते हैं असेसिंग ऑफिसर के सामने जाके। या फिर आप जो है, अभी क्या है कि फेसलेस असेसमेंट हो गया है तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है, तो सब कुछ हमें ऑनलाइन करना होता है। स्टेप 3 क्या होता है कि जब सारे एविडेंस AO के पास पहुंच जाएंगे ऑनलाइन, तो वो अपना सब कुछ चेक करके एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें टैक्स बनेगा या रिफंड बनेगा, और वहाँ हमारा जो 143 का असेसमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द फाइनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3)? तो जैसे मैंने आपको बताया कि नोटिस इशू होने के बाद जब हम या हमारे CA जो है वो ऑनलाइन इसको प्रोसेस करते हैं, आगे सारे पेपर पेश करते हैं, उसके बाद जो ऑर्डर इशू करा जाता है टैक्स का या रिफंड का, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, और वहाँ हमारी असेसमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि टाइम लिमिट क्या होता है। अगर 143(2) का नोटिस आ गया है और स्क्रूटनी खुल गई है तो उसको टाइम लिमिट क्या होता है उसको ख़त्म करने का। तो सेक्शन 153 में हमें टाइम लिमिट बताई है गवर्नमेंट ने। तो
असेसमेंट ईयर 17-18 या उससे पहले के अगर जो केस हैं वो पेंडिंग है तो 21 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर हमें ये केस जो है वो ख़त्म करना होता है। जैसे असेसमेंट ईयर 17-18 का केस खुला हुआ है तो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर हो गया 31 मार्च 18, तो 31 मार्च 18 से आप 21 महीने गिनेंगे तो लगभग बैठेंगे 2 साल अगर जोड़ते हैं तो 19-20 और 2 महीने 3 महीने घटाएं तो 31 दिसंबर 19 तक हमें केस ख़त्म करना होगा पहले केस में। असेसमेंट ईयर 18-19, अगर असेसमेंट ईयर 18-19 का है तो 18 महीने हैं। असेसमेंट ईयर 19-20 के बाद के हैं, यानी करंट ईयर भी हमारा जो 21-22 चल रहा है या 22-23 चल रहा है 23-24 चल रहा है, सब में अब 12 महीने हो गया है। बस हमें अभी के लिए ध्यान रखना है कि 12 महीने हैं और 17-18 से पहले के थे तो 21 महीने थे और खाली असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 18 महीने करा गया था। एक एग्जांपल भी है, जैसे एबीसी ने फाइल करी है रिटर्न 25/7/19 को, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो गया। तो इन सच केस नोटिस कब इशू करा जाएगा 143(2) का, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने देखा जाएगा। तो 25/7/19 का ये एंड कब होता है 31 मार्च 20 को, तो 31 मार्च 20 में 6 महीने जोड़े जाएँ तो 30/9/20 हो जाता है, यानी 30/9/20 तक नोटिस इशू करा जाएगा। और 143(3) का ऑर्डर कब तक इशू करने की टाइम लिमिट लास्ट क्या बनेगी, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का केस है तो असेसमेंट ईयर हो जाता है 19-20। असेसमेंट ईयर 19-20 से 12 महीने गिनने हैं तो 31 मार्च 20 से 12 महीने हो गए 31 मार्च 21, यानी 31 मार्च 21 तक जो ऑर्डर है वो पास हो जाना चाहिए। हाउ विल आई रिसीव द नोटिस अंडर 143(2)। अब इसका जो नोटिस है आपने देखा होगा मेल में भी आता है और पोस्टल एड्रेस से मतलब पोस्ट होके भी आ सकता है। अगर मेल पे आया है उसके बाद भी पोस्ट भी से आ सकता है। जनरली वैसे ईमेल पर ही आता है, जो आपने प्रोफाइल में आपकी ईमेल डली हुई है आपकी या आपके वकील साहब की, सीए साहब की, उनकी आईडी पे आएगा, या आपकी अगर आईडी है तो आपकी आईडी पर भी आ सकता है और पोस्टल एड्रेस से भी आ जाता है। पर जनरली जो है 90% केसेस में इनकम टैक्स वाले जो है वो ईमेल आईडी पर ही भेजते हैं नोटिस को। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने आईटीआर फाइल नहीं करी तो क्या मुझे नोटिस मिलेगा? नहीं, नोटिस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 143(2) का नोटिस है वो आईटीआर के बेस पे ही इशू करा जाता है। आप दूसरे सेक्शन में आपका असेसमेंट करा जा सकता है, जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है 144 में और एक 147 में होता है, तो वो सब दूसरी वीडियो में कवर कर रखा है मैंने। पर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 143(2) का नोटिस नहीं आएगा आपको। अगर हम जो नोटिस 143(2) का आता है उसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो देखिए, अगर आपको नोटिस आता है 143(2) का तो आपको रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए। कभी भी आपको उसको जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसकी पेनल्टी जो है वो पेनल्टीज़ के सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं। अभी करंट में जो है 272A सेक्शन है जिस पर 10,000 रुपये की पेनल्टी है। अगर आप कोई भी आपको हियरिंग पे नहीं आए, आप उसमें बार बार आप फेलियर कर रहे हैं तो 10,000 रुपये ईच फेलियर की पेनल्टी है। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी आपके ऊपर हो सकता है, जिस केस में असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से आपकी सेल दिखा देगा, खर्चे दिखा देगा, प्रॉफिट दिखा देगा। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब एनालिटिकली जो करेक्ट हो, जैसे पिछली बार आपकी 10 लाख थी तो इस बार 11 हो सकती है, ऐसे करके जो है एनालिटिकली आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है और पेनल्टी तो आपके ऊपर लगेगी। अब एक क्वेश्चन है कि 143(2) इसलिए इशू करा जाता है कि 142(1) इशू करा गया हो। तो देखिए 142(1) तो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स के लिए होता है। कि 142(1) इसलिए करा जाता है कि जब असेसिंग ऑफिसर बुक्स मंगाना चाहता है, रिकॉर्ड्स मंगाना चाहता है, एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट मंगाना चाहता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और अगर उसे लगता है कि जो बुक्स मेरे पास आई हैं वो प्रॉपर नहीं है तो 143(2) का नोटिस इशू करा जाता है। तो जहाँ तक है हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि 143(2) का नोटिस अगर इशू करना होता है तो पहले 142(1) से किताबें मंगाई जाती हैं, उसके बाद 143(2) इशू करा जाता है। अब कुछ FAQ देख लेते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड। व्हाट इज़ द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर मेकिंग द असेसमेंट। देखिए, जो इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि अगर हम सोचें कि यार हमारी ITR को ही क्यों पकड़ा गया। टैक्स ऑफिसर जो होता है वो कुछ टेस्ट प्रोसेस देखता है कि पिछली बार आपने कितना टैक्स भरा था, इस बार कितना कम भरा है। इनके सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि रिफ़ंड आप क्लेम कर रहे थे पिछली बार, इस बार आप टैक्स पे कर रहे हैं। इस तरह से एक ये
जो एल्गोरिथम है वो चलता है और उसके अकॉर्डिंग केस जो है वो बाहर निकल के आ जाता है कि आपका केस अब पकड़ में आ गया है। लिमिटेड स्क्रूटनी क्या होती है? देखिए, लिमिटेड स्क्रूटनी वो होती है कि किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए किसी केस को पकड़ा, जैसे गोल्ड दिखा कहीं पे, अब जैसे अभी रिसेंटली एक हमारे सुनने में आया कि गोल्ड और कैश मिला एक घर में, तो उस केस में उस आईटीआर को खोला जाता है कि इसमें गोल्ड और कैश दिखाया नहीं गया। तो उस तरह के केसेस को लिमिटेड स्क्रूटनी कहते हैं, जहाँ कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आईटीआर को खोला जाता है। व्हाट इज़ एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर 43(3)? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, असेसमेंट ऑर्डर वो होता है जब सब कुछ चेक करने के बाद एक ऑर्डर पास करा जाता है, वहाँ जो पूरा डिटेल्ड उसमें दिया जाता है कि किस बेस पे आपके ऊपर टैक्स लगाया है या किस बेस पे टैक्स नहीं लगाया है, कितना टैक्सेबल इनकम आपकी शो हुई है और उस पर सब डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी। ये सब करते हुए एक ऑर्डर बना जाता है, उसको 143(3) का ऑर्डर बोलते हैं। 143(1) की इंटीमेशन को क्या होती है? देखिए, जब से रिटर्न आप फाइल करते हैं तो सबसे पहले उसको चेक करा जाता है कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी मेथड से, और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें देख के, एक प्राइमा फेसी देख के जो एक इंटीमेशन आती है 143(1) होती है, जिसका मतलब होता है कि समरी असेसमेंट एक तरह से आईटीआर हमारी प्रोसेस हो गई है। तो ये था मेरा वीडियो सेक्शन 143(2) के बारे में, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझा